तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग अपना इतिहास देख रहे थे। इतिहास में कई दिनों से हम लोग अपने इतिहास पर एक एक करके संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रहे थे। एक आपको कैलेंडर बनाया था, उसी कैलेंडर के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे थे और उसी के हिसाब से चलते हुए हम लोग दिल्ली सल्तनत तक का अपना सफर पूरा कर चुके थे। आपको बताया था कि राजपूत काल जो था हमारा भारत में 600 से 1200 तक का इतिहास, जिसमें ढेर सारे छोटे छोटे राजपूत राजा हुआ करते थे जिनका आपसी संघर्ष रहा और उनके आपसी संघर्षों की वजह से प्रेरणा मिली बाहरी हमलावरों को, जो लोग आक्रमणकारी आना शुरू हुए। तो उन बाहरी आक्रमणकारियों में इस बार आ रहे थे भारत में मुसलमान, और मुसलमानों में भी सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण किसका शुरू हुआ था? अरबों का शुरू हुआ था। सबसे पहले अरबी मुसलमान आए। अरबों के बाद फिर कौन आए? तुर्क। तुर्कों में भी आपको बताया महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी। और गोरी ने भारत में रुकने का फैसला किया और उसके इसी फैसले के साथ स्थापित होता है दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में आपको बताया था कि दिल्ली सबसे पहले किसने बसाई थी? तो दिल्ली की स्थापना की थी तोमर राजपूतों ने। तोमरों ने दिल्ली बसाई, फिर तोमरों से इसको छीना किसने? चौहानों ने। फिर चौहानों से ये तुर्कों के पास गई, तोमर चौहान फिर तुर्क। और तुर्कों ने जो सत्ता बनाई, तो सबसे पहला वंश बना कौन सा? गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी। इस गुलाम में भी आपको बताया था कि ये नाम के गुलाम थे। ये बड़े क्या होते थे? अमीर होते थे, पढ़े लिखे होते थे, योग्य होते थे। और ये वाले गुलाम नहीं होते थे जिसे घरेलू कामकाज कराया जाता था। ठीक। और इसमें भी अलग अलग सुल्तान थे, जिसमें सबसे पहले आपको बताया कौन सा? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बारे में कुछ खास खास उपलब्धियां बताई थी कि इसी ने शुरुआत की थी। हालांकि इसने अपना शासन दिल्ली से नहीं, लाहौर से शुरू किया था। उसके बाद आराम शाह, फिर इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने आपको बताया कि दिल्ली सल्तनत में सिस्टम बनाना शुरू कर दिया था। और इसी ने आपको बताया था चहलगानी सिस्टम, इक्ता व्यवस्था जैसी चीज़ें बनाई, जिसमें उन्होंने उसने ये बताया कि कैसे हमारा जो शासन स्थापित होता है। और उसी ने शासन की स्थापना में योगदान दिया। और आपको बताया कि दिल्ली सल्तनत को क्या किया? स्थायी किया। और इसमें आपको बताया था कि इक्ता बनाया था। उसके बाद बीमार होने के बाद उसकी मौत होती है। उसके बाद आती है रजिया। आपको बताया था कि रजिया पहली मुस्लिम महिला सुल्तान थी। इसका शासनकाल केवल कितने साल था? 4 साल था। और ये जो 4 साल का शासनकाल था, इसमें कुछ खास इसका योगदान नहीं था, बस राजनीतिक खींचातानी में लगी रही। फाइनली इसकी भी हत्या हो जाती है। फिर इसके बाद बलबन। आपको बताया था कि बीच का जो गैप था, ये 36 में बनी, बलबन 65 में बना। बीच के 25 साल भी कौन था? बलबन ही था। बस सीधे सीधे वो सुल्तान नहीं बन रहा था, वो किंग मेकर की भूमिका में था। बारी बारी से अपने इशारों को सुल्तान को बना रहा था और हटा रहा था। फिर बलबन के बाद अचानक से आपको बताया था कि बलबन ने बहुत सख्ती से शासन किया था। और इसकी जो पॉलिसी मानी जाती है, इसको क्या कहा जाता है? रक्त और लौह की नीति, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, जिसमें उसने बहुत कड़ाई से नियंत्रण किया था और राजत्व का सिद्धांत इसी ने दिया था। और यहीं से लोग सुल्तान के नाम से थर थर कांपना शुरू कर दिए थे। बताया था कि इसके पहले सुल्तान की जो पोजीशन थी, वो बिल्कुल वैसी थी जैसे क्लास में मॉनिटर की होती। इसी ने सुल्तान की रेपो, एक सुल्तान का ऑरा क्रिएट किया, दरबारी कल्चर शुरू किया, सिजदा पे बोझ शुरू किया, और छोटी छोटी गलतियों पर अपने सरदारों को बड़ी सख्त से सख्त सजाएं दिया करता था। बलबन के बाद बताया था कि अचानक से सल्तनत का पतन होता है। उसके उत्तराधिकारी उतने योग्य नहीं थे और 3 साल के अंदर गुलाम वंश खत्म हो जाता है। और कौन आ जाते हैं? खिलजी। खिलजी भी तुर्क थे, तुर्क अफगानों का मिश्रण था। खिलजियों में पहला सुल्तान आपको बताया जलालुद्दीन खिलजी। और ये जो जलालुद्दीन खिलजी था, इसी का भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल 1290 से लेकर 96 तक था और अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316। ये दोनों जो थे चाचा भतीजा थे। जलालुद्दीन चाचा था और अलाउद्दीन उसका भतीजा था। तो जब जलालुद्दीन ने बलबन के बाकी उत्तराधिकारियों को खत्म किया और शासन अपने हाथ में लिया, तो उसका पहला टारगेट ये था कि जो पहले व्यवस्था इनकी बनी हुई थी सल्तनत वाली, जो इल्तुतमिश और बलबन ने बना के छोड़ के गए थे, उसको पहले और व्यवस्थित किया जाए। तो उसी को वो ठीक ठाक करने में लगा। लेकिन उसका जो भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, वो बड़ा तेज तर्रार था। वो साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का था। वो बड़े बड़े सपने देखना चाहता था। वो पैगंबर बनना चाहता था, वो सिकंदर बनना चाहता था। उसने बड़े बड़े सपने देख रखे थे। तो वो चाहता था कि बड़ी सेना हो और बड़े बड़े सैनिक अभियान चलाए जाए। इस तरीके की बातें वो करता था। लेकिन चाचा ने उसके मना कर दिया कि नहीं, अभी हमें जो हमारा जितना क्षेत्र है, पहले उसको हम लोग व्यवस्थित करेंगे, अच्छे से कंट्रोल में रखेंगे, सिस्टम ठीक ठाक करेंगे, तब हम लोग आगे साम्राज्य विस्तार की तरफ जाएंगे। नया साम्राज्य हमें नहीं लेना। लेकिन अलाउद्दीन को बहुत जल्दी थी, उसको बड़े बड़े काम थे, बड़े बड़े सपने उसने देखे थे। तो उसी जल्दी में उसने देखा कि जब चाचा उसका इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो अपने चाचा की परमिशन के बिना ही, चाचा हालांकि सुल्तान था, तो बिना अपने चाचा की परमिशन के ही अपनी सैनिक टुकड़ी लेता है और चला जाता है देवगिरी के अभियान पर। देवगिरी उस समय दक्कन का एक बड़ा समृद्ध राज्य था, बड़ा धन दौलत वहाँ पर था। तो देवगिरी के अभियान पर जाता है अलाउद्दीन खिलजी।
और वहाँ पर जाके लूटमाट करना शुरू करता है, धन दौलत सोना चांदी इकट्ठा करता है, हाथी घोड़े अपनी सेना में भर्ती करना शुरू करता है, लोगों को अपनी सेना में भर्ती करना और अपनी ताकत बढ़ाना शुरू कर दिया। तो जब अलाउद्दीन देवगिरी के अभियान पर बिना अपने चाचा यानी बिना सुल्तान की परमिशन के निकला, तो फिर जलालुद्दीन को उसके सरदारों ने बताया कि भतीजे ने तुम्हारे विद्रोह कर दिया है, अगर समय पड़ने पर इसको सबक नहीं सिखाया तो फिर ये तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है। तो जलालुद्दीन क्योंकि सुल्तान था, अपनी सेना इकट्ठा किया और अलाउद्दीन के खिलाफ वो बढ़ा देवगिरी की तरफ। और अलाउद्दीन ने जब सुना कि चाचा आ रहे हैं, तो चाचा से वो सीधे सीधे टकरा नहीं सकता था, इतनी ताकत थी नहीं उसके पास। तो उसने तुरंत वहां से माफीनामा अपने चाचा को भिजवाया और अपनी सेना लेके वापस लौटा। और रास्ते में कड़ा मानिकपुर के पास गंगा नदी बहती है, तो उसी के एक तरफ जलालुद्दीन की सेना पहुंची, दूसरी तरफ अलाउद्दीन की सेना अपना अपना खेमा डालते हैं। और वहां पहुंच के अलाउद्दीन ने अपने चाचा को बहुत इमोशनल चिट्ठी लिखी, बहुत भावुक हो गए कि चाचा जी, आप हमारे इतने प्यारे चाचा, हम आपके इतने प्यारे भतीजे, आप कहाँ अपने सरदारों के बहकावे में आपको हम ही को मारने चले आ रहे हैं। ये जो सारा तामझाम है वो आपके सरदारों ने, आपके दरबारियों ने फैलाया हुआ है, वो आपको हमारे खिलाफ भड़का रहे हैं, साजिश चल रही है हमारे खिलाफ। और आपके खेमे में मुझे पक्की सूचना मिली है कि हमारे पहुंचने से पहले ही मेरी हत्या कर दी जाएगी, आपसे मिलने ही नहीं देंगे ये सब। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे खेमे में आइए, ये जो पूरी व्यवस्था, जो पूरा तामझाम आपके लिए हाथी घोड़ा धन दौलत लूट के लाए, ये सब आपके कदमों में, हमारी गर्दन पकड़िए और हमें पकड़ के आप जहाँ लेके जाएंगे, जो सजा देंगे वो मंजूर है। आपके हाथों मरना पसंद करेंगे, आपके सरदारों के हाथों नहीं मरेंगे। तो इतनी इमोशनल चिट्ठी लिखी अपने चाचा को उसने कि चाचा बिल्कुल भावुक हो गया कि सही कह रहा है मेरा इतना प्यारा भतीजा, ऐसा फालतू में परेशान कर रहे हैं उसको। तो अपने भतीजे के मोह में, क्योंकि उसने लिख दिया था कि आपके खेमे में हमारी हत्या की साजिश चल रही है, हम आएंगे सब हमको आपके पास पहुंचने से पहले ही मार देंगे, तो आप हमारे पास आइए, हमें ले चलिए, जैसे ले चलेंगे, कान पकड़ के ले चलिए, गर्दन पकड़ के ले चलिए, चले चलेंगे। तो जलालुद्दीन अपने भतीजे के मोह में केवल 2 अंगरक्षकों के साथ वो गंगा नदी पार करके नाव से अलाउद्दीन के खेमे में पहुंच गया। उसके सरदार हालांकि मना कर रहे थे कि मत जाओ, इसकी नीयत ठीक नहीं, लेकिन उसको समझ में नहीं आया। और जैसे ही वो अपने भतीजे से मिलने के लिए गया, उससे गले मिला, इसका भी बर्नी ने बिल्कुल आंखों देखा विवरण लिखा कि जैसे ही वो गले मिला, तुरंत उसके पीठ में खंजर भोंका गया और उसकी हत्या की गई। तुरंत उसका शरीर गिरा नीचे। और अलाउद्दीन को इतनी जल्दी थी सुल्तान बनने की, इतनी तेजी थी कि अभी पुराना सुल्तान मरा नहीं था कि जबरदस्ती उसके खोपड़े से चंदोबा खींचा गया। जो टोपा वाले सुल्तान लोग पहनते थे उसको चंदोबा कहा जाता था, कि जबरदस्ती उसके खोपड़े से चंदोबा खींचा गया। चंदोबा नहीं निकल रहा था तो माथे में फिर से खंजर भोंका गया और चंदोबा जबरदस्ती खींच के निकाला गया। और उस चंदोबे से पुराने सुल्तान का खून टपक रहा था, और उस टपकते हुए खून के साथ चंदोबे को अलाउद्दीन ने पहना और खुद को तुरंत सुल्तान घोषित किया। पुराना सुल्तान मरा नहीं और नया सुल्तान तैयार हो गया। और दहशत फैलाने के लिए उसने क्या किया कि सुल्तान का सर धड़ चलक किया गया, गला रेता गया उसका सर धड़ चलक किया गया, और सुल्तान की खोपड़ी को बालों से पकड़ के इन सबों ने भालों की नोक पर धसाया, और भाले की नोक पर धसा के सुल्तान की खोपड़ी को सुल्तान की सेना के सामने ले आके घुमाना शुरू कर दिया कि ये रहा तुम्हारा सुल्तान। सुल्तान वो नहीं है जो भाले की नोक पर जिसका खोपड़ा घूम रहा है, सुल्तान वो है जिसके माथे पर चंदोबा टंगा हुआ है। तो इस घटना से जो उसकी सेना थी, जो सिपाही थे, बिल्कुल सहम गए। जैसे गदर पिक्चर देखे ना कि जहाँ के एक के पेट में हैंडपम्प गाड़ा, तहाँ के तहाँ सब शांत हो जाता है। पूरे सिपाही बिल्कुल सहम गए, बिल्कुल दहल दहल गए, दहशत मच गई। और बाकी जो बड़े सरदार थे, बड़े सरदारों को इसने पैसा देके अपने पक्ष में कर लिया, अपने फेवर में मिला लिया पैसा देके, और फिर पूरी सेना पर कब्जा कर लिया। और सेना लेके फिर वो दिल्ली की तरफ बढ़ा अपने कब्जे में लेके। और दिल्ली पहुंचते पहुंचते जिन जिन सरदारों ने उसकी मदद की थी, जिसने जिसने उसकी मदद की थी, दिल्ली पहुंचने से पहले वो एक एक करके सबका कत्ल करवाता चला गया। छोड़ा उसने किसी को नहीं कि बेटा पैसे के लिए हमारे चाचा के खिलाफ हमारी मदद कर दिए, कल को कोई हमारी सुपारी दे देगा तो उधर बढ़ लोगे तुम लोग। तो जिस जिसने उसका साथ दिया था उसने किसी को नहीं बख्शा। बहुत शातिर आदमी था। और दिल्ली पहुंच के फिर अपने आप को वो सुल्तान डिक्लेयर करता है। अब सुल्तान बन तो गया, लेकिन सपना भी उसको पूरा करना था। बड़ा बड़ा वो सपना देखता था। तो उसका सपना था पैगंबर बनना, सपना उसका था सिकंदर बनना। तो सपना आप किसको बताए, तो कोई भरोसा तो करता नहीं था उसके ऊपर, शातिर आदमी था। तो दिल्ली का जो कोतवाल था, उसी से उसकी थोड़ी बहुत दोस्ती थी, तो उसी से उसने बताया कि भाई अपनी ज़िंदगी में 2 ही सपने देखे हैं, एक तो पैगंबर बनने का और एक तो सिकंदर बनने का। तो जो दिल्ली का था वो, उसने मना कर दिया कि बेटा शाम को तुम लोग पी के बैठे हो तो सिकंदर बनना शुरू कर, तो दिन में मिला करो। तो बोला कि नहीं, बनना तो है हमको, अब तुम बताओगे कि बने कैसे।
तो उसको भी डर लगा कि इसका तो कोई भरोसा है नहीं, मूड वूड खराब हो गया तो पता चला हमारा ही सर उतार देगा। तो उसने फिर दूसरे रास्ते से उसको समझाया कि भाई देखो, इस धरती पर अब तक पैगंबर भी एक ही हुआ है और सिकंदर भी एक ही हुआ है, और तुम अकेले दोनों बनना चाहते हो, बड़ा मुश्किल काम है। कोई एकाक कहो तो विचार किया जाए। बोले दोनों नहीं हो पाएगा। बोले ना भाई, दोनों तो बास के बाहर है, किसी एक इंसान के बस में नहीं। तो बोले फिर क्या किया जाए। तो उसने समझाया कि भाई जो अपने चाचा के साथ जो तुम प्यार मोहब्बत दिखाए हो लोगों को, तो पैगंबर तो कोई नहीं मानेगा तुमको बेटा, धर्म वरम छोड़ दो, अच्छा नहीं लगे, सूट नहीं करेगा तुम्हारी पर्सनैलिटी पे। इतना प्यार मोहब्बत से चाचा के साथ किए तो पैगंबर नहीं बन पाओगे। मतलब पैगंबर नहीं बन पाएंगे तो सिकंदर बन जाए। सिकंदर बनने के लिए एक बड़ी सेना होनी चाहिए तुम्हारे पास। तो बोले सेना बना लेंगे। बोले सेना से काम नहीं चलेगा, बड़े बड़े सैनिक अभियान चलाना पड़ेगा, दुनिया जीतनी पड़ेगी भाई। बोले जीत लेंगे। बोले कहाँ से जीत लोगे, जो मंगोल आते हैं मंगोलों से तो तुम लोग जीत नहीं पा रहे हो, और कह रहे हो कि दुनिया जीतेंगे। मंगोल तो जब चाहे तब पीट के चले जाते हैं तुम लोग को। मंगोलों से टकराने का साहस नहीं है, दुनिया जीत जाओगे। तो बोला यार बात तो सही है, लेकिन हमको सिकंदर तो बनना है, चाहे हारे चाहे जीते। तो बोला मानोगे नहीं, सिकंदर बनोगे। मतलब बनेंगे। बोले पक्का बनोगे। बोले पक्का बनेंगे। तो फिर उसने दूसरी सलाह दी कि ऐसा करो, नाम पलट के सिकंदर कर लो, किसने देखा असली सिकंदर कौन था, तुम ही सिकंदर के नाम से जाने जाओगे। ये आइडिया उसको अच्छा लगा कि यार ये पहले काहे नहीं होता है। वो तुरंत खड़ा हुआ, बोला आज से हम ही क्या है, सिकंदर। तो कौन सुल्तान था जिसने खुद को ही सिकंदर घोषित कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी। लिख लीजिए, अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को सिकंदर घोषित कर दिया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी उपाधि धारण की? सिकंदर ए सानी, यानी सिकंदर के समान ये सानी, इस तरीके से टाइटल अपने अडॉप्ट करता है। अब इसको सिकंदर बनना था। अब सिकंदर बनने के लिए इसके पास बड़ी सेना होनी चाहिए और परमानेंट आर्मी होनी चाहिए जो पूरे साल इन सबों के साथ रह सके। अब इनके पास क्या था कि परमानेंट आर्मी नहीं होती थी सुल्तानों के पास, क्योंकि जैसे जो सिपाही इनके साथ लड़ने के लिए आते थे तो उनको ये लोग सैलरी नहीं देते थे। सैलरी देने के लिए पैसा होना चाहिए, पैसा था क्या? ये सब खुदे लुटेरे थे, लूटपाट करने आए थे। बेसिकली ये लोग क्या थे? लुटेरे थे, कब्जा कर लिया। तो ये क्या करते थे कि जो क्षेत्र जीत जाते थे उसमें जमीनों का टुकड़ा वो अपने सिपाहियों को सैलरी के रूप में देते थे। तो जो एरिया जीता तो एक एक टुकड़ा किसको दे दिया? सिपाहियों को दे दिया कि यहाँ से यहाँ तक की जमीन तुम्हारी, खेती बाड़ी करो। तो सिपाही भी जब खेती बाड़ी करके उसको सैलरी मिलनी है, तो वो क्या करता था कि भाई 2 महीना उसको खेती बाड़ी करने के लिए समय चाहिए, 2 महीना खेती बाड़ी करेगा, उसके बाद फिर क्या करेगा? जाएगा अपना सेना में लड़ेगा, फिर 2-3 महीना रहेगा, फिर वापस आएगा, फिर खेती बाड़ी करेगा। तो आर्मी परमानेंट नहीं थे, वो खेती बाड़ी वाले किसान हुआ करते थे। अब इसको चाहिए था कि लंबे लंबे सैनिक अभियान चलाने थे, उसके लिए बड़ी सेना चाहिए और स्थायी सेना, ऐसी सेना जो खेती बाड़ी वाली नहीं, जो हमेशा उसके साथ लड़े। तो इसी ने पहली बार क्या किया कि दिल्ली सल्तनत में अपने सेना में सिपाहियों को देने के लिए उसका पैटर्न चेंज किया, और पहली बार सिपाहियों को कैश में पेमेंट वेतन देना शुरू कर दिया। तो वेतन भोगी सेना किसने रखी थी सबसे पहले? अलाउद्दीन खिलजी ने। लिख लिया, सैलरी बेस्ड आर्मी, वेतन भोगी सेना, वेतन भोगी सेना। समझ गए? तो बाजार नियंत्रण की नीति किसने बनाई? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई। और किस लिए बनाया गया था? ताकि सभी चीजों के दाम कम हो जाए। ये अपने सिपाहियों को कैश में पेमेंट दे रहा था, कम पैसे में बड़ी सेना। उसके लिए कौन सी पॉलिसी? बाजार नियंत्रण। और जो पैसा आएगा तो पैसा कहाँ से आएगा? दीवाने मुस्तखराज। समझ गए? तो इसी के बाद से समझ लिए कि अब सुल्तानों के पास थोड़ा बहुत पैसा, खजाना वजाना इकट्ठा होने लगा था। ये तो बताया था ना कि पहले इन सबके पास पैसा वैसा नहीं था। तो सुल्तान का जो रेपुटेशन था वो सल्तनत में किसने बनाया? बलबन ने। और सुल्तान का खजाना किसने बनाया सल्तनत में? अलाउद्दीन ने बनाया। इसके बाद से सुल्तान के पास समझ लीजिए पैसा वैसा इकट्ठा होना शुरू हो गया, कुछ खजाना वजाना बन गया था इन सबों का। ठीक, लेकिन वही था कि इसका नियंत्रण केवल और केवल तब तक चला जब तक ये जिंदा रहा। कल आपको बताया था कि जो राजा जितने सख्त होते थे उनके लड़के क्या होते थे? आवारा टाइप के होते थे। तो जैसे ही ये मरा, इसका लड़का जब मुबारक खिलजी शासक बना, तो वो आवारा नहीं था, वो परम आवारा था। मतलब आवारगी में जो सबसे ऊपर वाले होते हैं ना, एकदम ऊपर की कैटेगरी पे चले जाते हैं कि वहां तक कोई पहुंच ही ना पावे, इतनी हाइट का था वो। तो उसकी आवारगी के आप किस्से पढ़ेंगे तो आंखें खुल जाएंगी कि इतना भी कोई कैसे हो सकता है। हालांकि आवारा था एक नंबर का, लेकिन उस आवारा शासक में भी हिम्मत बहुत ज्यादा थी।
उसने एक आग ऐसे काम किए कि वो बड़े बड़े सुल्तान नहीं कर पाते थे। उसने क्या किया कि जैसे ये सब जब दिल्ली सल्तनत में सुल्तान बनते थे तो बताया था बेसिकली ये क्या थे, लुटेरे थे, लूटपाट करते करते कब्जा कर लिया। अब कब्जा तो कर लिया, अब बोल दिया कि हम सुल्तान हैं, कोई मान्यता देने वाला होना चाहिए ना। जैसे हम ही कहते हैं हमें सुल्तान है, कोई मानेगा नहीं। जैसे आप देखिए स्कूल कॉलेज लोग खोलते हैं तो स्कूल कॉलेज खोलने से क्या कॉलेज चलने लगता है? वो लीगल नहीं माना जाता। लीगल कैसे माना जाएगा? जब तक सरकार उसको मान्यता न दे, अप्रूवल नहीं मिलेगा। अब मान्यता समझ लीजिए कि एक कागज का टुकड़ा होता है, एक सर्टिफिकेट है, फॉर्मेलिटी है, वो है कुछ नहीं। वो बस क्या होती है? फॉर्मेलिटी। स्कूल की सारी बिल्डिंग इमारत सब कुछ बनी, हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, सैकड़ों शिक्षक पढ़ा रहे हैं, लेकिन स्कूल वैलिड कब तक नहीं माना जाएगा? जब तक मान्यता न प्राप्त। तो मान्यता क्या है? फॉर्मेलिटी है, लेकिन जरूरी है। वो एक कागज का टुकड़ा ही है, लेकिन जब तक वो कॉलेज को नहीं मिलेगा तब तक स्कूल या कॉलेज लीगल नहीं माना जाएगा, वो अवैध माना जाएगा। और किसी के पास कुछ नहीं, खाली मान्यता है, तो भी वो वैध। समझ गए? तो वही उस समय था कि सुल्तान तो बन जाते थे, मान्यता कौन देगा? तो उस समय माना जाता था कि पूरी दुनिया में जहाँ भी इस्लामिक राज्य है, यानी मुसलमानी राज्य है, यानी जहाँ का शासक मुसलमान है, तो पूरी दुनिया में जहाँ भी मुसलमानी राज्य है उसका शासक ये लोग मानते थे, मालिक मानते थे खलीफा को। मुसलमानों में खलीफा की बड़ी इज्जत थी कि धरती पर खुदा का प्रतिनिधि किसको मानते थे? खलीफा को मानते थे। तो जब ये सुल्तान बनते थे सब, तो सुल्तान बनने के बाद कुछ पैसा, कुछ गिफ्ट, कुछ गुलाम वगैरह पकड़ के खलीफा के पास भेजते थे और उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि हम आपके अंडर में सुल्तान बनना चाहते हैं, आप खिलवत दे दीजिए, परमिशन। खिलवत उस समय जैसे आज बोलते हैं ना प्रमाण पत्र, तो वो खिलवत मांगते थे उस समय, खलीफा प्रदान करता था। अब खलीफा का कोई कंट्रोल नहीं था। ऐसा थोड़ी कि तुर्की से खलीफा जो है बगदाद से यहाँ देखने आ रहा है कौन सुल्तान बन रहा है, उसको भी बैठे बैठे पैसा मिल जा रहा है, लोग सामान वामान मिल रहा है, तो भी अपना लिख देता है कि जाओ बेटा सुल्तान बनो, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, अपना सब दे देता था। लेकिन वो फॉर्मेलिटी जरूरी होती थी। सोचिए बनते थे सब सुल्तान यहाँ, और सुल्तान बनने के बाद परमिशन मांगते थे कि आपके अंडर में हम सुल्तान बनना चाहते हैं। अरे परमिशन बंद हो गए, आप क्या परमिशन चाहिए? लेकिन जब तक खिलवत नहीं मिलती थी सुल्तान वैध नहीं माने जाते थे। ठीक। और सारे सुल्तानों को खिलवत लेनी होती थी। तो जब अलाउद्दीन की मौत हुई तो उसका बेटा सुल्तान बना मुबारक खिलजी। तो जब मुबारक खिलजी सुल्तान बना तो उसको भी बताया गया कि अब तुम सुल्तान बन गया और तुम्हारी वैधता तब साबित होगी कि तुम खलीफा से क्या लोगे? खिलवत लोगे। बोला खलीफा कौन होता है? तो बताया गया खलीफा इस्लामिक साम्राज्य का सबसे बड़ा नेता होता है और बिना उसकी परमिशन के कोई भी सुल्तान नहीं बन सकता। उसने कहा खलीफा इतना बड़ा होता है? तो बताया गया खलीफा सबसे बड़ा होता है। उसने कहा कोई बात नहीं, आज से हम खुद एक खलीफा है, जाके उस खलीफा को बोलो कि उसको खलीफा खलीफा बनना है तो जाके हमसे पूछेगा, हम किसी खलीफा को नहीं मानते। तो खलीफा की सत्ता को डिनाई करना और खुद खलीफा घोषित कर देना, ये किसी की हिम्मत यहाँ नहीं थी, वो केवल उस आवारा लड़के ने दिखाई थी। तो लिख लीजिए अलाउद्दीन खिलजी के बाद कौन आया? मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी। तो मुबारक खिलजी ने लिख लीजिए खुद को खलीफा घोषित कर दिया, ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ खलीफा। खुद को खलीफा घोषित कर दिया। तो खुद को खलीफा घोषित करने वाला सुल्तान कौन था? मुबारक खिलजी। खुद खलीफा बन गया था। बोला कोई अलीफा खलीफा नहीं, हम खुद खलीफा है। और बताइए, जिसको खलीफा बनना हो आके हमसे पूछेगा, हम बताएंगे बनना है कि नहीं। तो अलाउद्दीन का बेटा कौन था? मुबारक। 1316 से 20 तक था। तो वही जब लड़के आवारागर्दी करेंगे तो वंश क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। और वंश को समाप्त होने में ज़्यादा समय नहीं लगा और दिल्ली सल्तनत करने वाला पहला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। खैर, मुबारक खिलजी के आवारागर्दी से त्रस्त होकर बाकी फिर वही था कि शराब अय्याशी में ज़्यादा रहता था, बहुत आवारागर्दी करता था, जिसकी वजह से उसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद एक छोटा सा सुल्तान और बना। फिर जब गड़बड़ सुल्तान बनेंगे तो फिर क्या होगा? साम्राज्य डोलेगा। तो फिर से एक दूसरे वंश के तुगलक शासक था, उसको लगा कि अब इमोशनल होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो पहुंचता है और इन सबों की हत्या करके अगला वंश स्थापित कर देता है। कौन सा? तुगलक। अब कौन आ जाते हैं? तुगलक। तो जो तुगलक वंश आया
तुगलकों में पहला सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 25 तक। तो 1320 से 25 तक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक का असली नाम था गाजी मलिक। इसका असली नाम क्या था? गाजी मलिक। इसको गाजी मलिक के नाम से जाना जाता है, गयासुद्दीन तुगलक को। और ये भी होशियार था, ठीक ठाक था, विद्वान था अपने समय का। और माना जाता है कि दिल्ली सल्तनत में नहरों से सिंचाई की व्यवस्था इसी ने शुरू की थी। उसको कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत में क्या बनवानी शुरू कर दी थी इसने? नहर। तो नहरों से सिंचाई की व्यवस्था, नहरी सिंचाई व्यवस्था किसने शुरू की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने शुरू किया था, नहर वगैरह बनवाना शुरू कर दिया था। इसी गयासुद्दीन तुगलक के समय एक बहुत बड़े सूफी संत हुआ करते थे, बहुत फेमस सूफी संत थे, निजामुद्दीन औलिया। कल जैसे अमीर खुसरो के बारे में आपको बता रहे थे, तो बताया था कि अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। तो जो निजामुद्दीन औलिया थे, सूफी संत है उस जमाने के, माना जाता है कि निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का काल देखा था, अलाउद्दीन खिलजी के समय में भी था। तो औलिया से तुगलक का रिलेशन पहले ठीक ठाक था, बाद में थोड़ी सी टेंशन हो गई। तो हुआ ये कि जो गयासुद्दीन तुगलक को एक बार बंगाल अभियान पर जाना था, तो बताया था कि अलाउद्दीन के बाद अब इन सबों के पास खजाना जाने इकट्ठा होने लगा था। तो इसके पास जो बड़ा खजाना था, तो सोचा खजाना लेके बंगाल कहाँ जाएंगे, लेके ढोना पड़ेगा इधर से उधर, पैसा ज़्यादा है। तो औलिया की जो दरगाह थी दिल्ली में वो सुरक्षित थी, तो उसने औलिया को कहा कि भाई हमारा पैसा बहुत ज़्यादा है, इसको आपकी दरगाह में रखवा दे रहे हैं, सुरक्षित रखिएगा, फिर हम बंगाल अभियान से होके आएंगे तो हमें वापस कर दीजिएगा। तो औलिया ने अपने खजाने, अरे तुगलक ने अपने खजाने का एक बड़ा हिस्सा किसके पास रखवा दिया? निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में रखवा दिया और बंगाल अभियान पर चला गया। उधर दिल्ली में ये खबर फैल गई कि औलिया के पास तुगलक का खजाना रखा हुआ है। जैसे ये खबर फैली तो जो जरूरतमंद लोग होते थे वो औलिया के पास पहुंच जाते थे मदद मांगने के लिए कि औलिया साहब मदद कीजिए, बड़ी दिक्कत चल रही। औलिया भी सूफी संत आदमी, खजाना बांटना शुरू कर दिया, ले जाओ बेटा ऐश करो, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर ये बंगाल पहुंचा तो पीछे से खबर आई कि तुम्हारा खजाना औलिया उधर दिल्ली में गरीबों में बांट रहे हैं। तो उसने संदेशा भिजवाया कि औलिया साहब, ये खजाना आपको बांटने के लिए नहीं दिया गया है, सुरक्षित रखने के लिए दिया है, ठीक है? वो आपका नहीं, अपना समझ के मत बांटी, भाई अपना बांटी, हमारा काहे बांट रहे हैं? तो उसको बताया गया कि सुल्तान ने मना किया है कि भाई वो आपका नहीं, वो सुल्तान का पैसा, उसको काहे बांट रहे हैं? तो औलिया ने जवाब भिजवाया कि क्या हमारा क्या तुम्हारा, जिसका था वो ले गया। कौन सा तुम लेके पैदा हुए थे कि हम लेके पैदा हुए थे? अब जब ये जवाब दिया उसने, तो सुल्तान को बताया गया कि भाई जिसका था वो ले गया, क्या हमारा क्या तुम्हारा। तो इसका मूड खराब हो गया, अरे एक तो यार इसको पैसा दिया, वो कह रहा है कि जिसका था वो ले गया। अंतिम संदेशा उसने बहुत कड़ा मैसेज दिलवाया कि औलिया साहब बहुत हो गया हंसी मजाक, सारी दोस्ती यारी खत्म, जितना पैसा दिए हमको वापस चाहिए। अब हम बंगाल से निकल रहे हैं और दिल्ली पहुंचने से पहले सारा का सारा पैसा बटोर लो, जिसको जिसको दिया है उससे वापस मांगो, नहीं दे रहा है उसके घर जाओ, दरवाजा खटखटाओ, भीख मांगो, चाहिए हमको पूरा पाई पाई का हिसाब लेंगे, और नहीं मिलेगा तो कटोगे बेटा तुम। तो हम यहाँ से निकल, दिल्ली पहुंचने से पहले बटोर लेना सारा। तो औलिया को बता दिया गया कि सुल्तान आ रहे हैं और उनके आने से पहले सारा बटोर लीजिए। तो औलिया ने कहा कि वसूल लेंगे, हम कहाँ भागे जा रहे हैं, लेकिन सुल्तान हमसे तब वसूलेंगे जब दिल्ली पहुंचेंगे। अभी दिल्ली क्या है? दूर है। तो ये दिल्ली दूर है की कहावत किसने कही थी? औलिया ने कही थी, निजामुद्दीन औलिया ने कही थी। किसके लिए कहा गया था? गयासुद्दीन तुगलक के, हुनूस दिल्ली दूर है, तो हुजूर दिल्ली दूर है। तो लिख सकते हैं दिल्ली दूर है। तो दिल्ली दूर है किसने कहा? औलिया ने कहा। उसने कहा था हुनूस दिल्ली दूरस्त हुजूर दिल्ली दूर। और किसके लिए कहा गया था? गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा गया था। ठीक। अब ये वापसी कर रहा था रास्ते में, तो जैसे काफिला होता है ना, रुकते रुकते चलता है। तो दिल्ली पहुंचने से पहले ही, जैसे गाजियाबाद जब तक पहुंचा ये, तो वहां पर तो जैसे ना शाम का समय होता है तो सब नाच गाना एंटरटेनमेंट देखते थे, सुल्तान सब नाच गाने का समय हो रहा था। तो उसका बेटा भी मध्य भारत के अभियान पर गया था, तो वो बहुत बढ़िया ट्रेंड हाथी पकड़ के लाया था। तो सुल्तान को बताया गया कि बहुत बढ़िया ट्रेनिंग वाले हाथी, अच्छी परेड करते हैं, आप कहें तो शाम के एंटरटेनमेंट के लिए हाथियों की परेड दिखाई जाए। ठीक है, दिखा देते हैं।
तो सुल्तान के लिए शाम के एंटरटेनमेंट के लिए हाथियों की परेड की व्यवस्था की गई। तो हाथी क्योंकि ऊंचे होते हैं तो उसके लिए सुल्तान के लिए लकड़ी का ऊंचा सा मंच बनाया गया। उस ऊंचे से मंच पर सुल्तान का सिंहासन रखा गया। सुल्तान खुद और उसकी गोद में एक छोटा बेटा बैठे, और फिर वही हाथियों की परेड अपना शुरू हुई उसी में। तो उसी में हाथियों की परेड चल रही थी, सब खेल तमाशा चल रहा था। तब तक उसी में एक हाथी भड़का, हाथियों में भगदड़ मच गई और एक हाथी ने सुल्तान के मंच को धक्का दिया और सुल्तान अपने बेटे समेत हाथियों के बीच में जा गिरा। बेटा उसका हाथ से छिटक गया और वो देखा कि उसके बेटे के ऊपर एक हाथी अभी उसको कुचलने जा रहा है। तो अपने बेटे को बचाने के चक्कर में वो बेटे के ऊपर जा कूद गया, बेटे के ऊपर, और तब तक हाथियों ने बाप बेटे को दोनों को एक साथ चौड़ा कर दिया और इतनी बुरी तरीके से मारा कि कोई बचा भी नहीं पाया। तो सुल्तान की ऐसी मौत हुई जो किसी ने सोचा भी नहीं। किसी साजिश में या छुपके से या धोखे से या छुरा भोग के जहर दे के नहीं मारा गया, बिल्कुल खुले में मरा और सबके सामने मरा। और ऐसी मौत जो किसी ने सोचा ही नहीं था, बहुत भयानक मरा। तो और ये सब दिल्ली पहुंचने से पहले हो गया। तब से ये कहावत फेमस हो गई, दिल्ली दूर है मतलब दूर है। सुल्तान दिल्ली पहुंच नहीं पाया था, तब से ओलिया और फेमस होती, बोल दिया बेटा अभी दूर है, तो वापस जिंदा नहीं पहुंच जाता, मर गया दिल्ली पहुंचने से ठीक पहले, और ऐसा मरा जो किसी ने सोचा भी नहीं था। ठीक, इसी के मरने के बाद फिर अगला सुल्तान बना कौन सा? मोहम्मद बिन तुगलक। इसी का बेटा था मोहम्मद बिन तुगलक। 1325 से लेके 51 तक था मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था 1325 से 51 तक, तो इस मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो दिल्ली सल्तनत में सुल्तानों में सबसे समझ लीजिए कि पढ़ा लिखा था। पढ़ा लिखा, तेज तर्रार, होशियार, जैसे आप लोग होते हैं ना पढ़े लिखे, तेज तर्रार, होशियार, भविष्य की योजनाएं बनाते हैं शानदार शानदार। नहीं, वैकेंसी आते ही फॉर्म भर देते, और फॉर्म भरते ही अंदर से फीलिंग आने लगती है कि बस अब पहुंच ही गए हैं। नहीं, बैंक का फॉर्म भरे तो पता चला कि बैंक में बैठे हुए हैं, लाइन लगी हुई ग्राहकों की। पुलिस का फॉर्म भरे तो फिर कंधे पर स्टार लगा के बैठ जाते होंगे सिंघम बन के बुलेट पर, दाएं बाएं किसी को देखते नहीं होंगे। बीच में आईएएस पीसीएस भी भर देते होंगे, तो आईएएस का फॉर्म भरते भरते तो अकड़ जाते होंगे बस। अब कोनो जहाँ दाहिने बाएं कुछ बोला, कोई पट्टीदार कोई पड़ोसी बोला तो घरे ढवा देंगे, जानते नहीं हो आईएएस का पावर है। तो योजनाएं आप बनाते हैं बहुत शानदार, लेकिन उसको लागू करने में आपको बड़ी जल्दी रहती है, अब हड़बड़ी रहती, सब्र नहीं है, सबको तुरंत चाहिए। सब आते हैं सर बस महीना 2 महीने का टाइम है, बस खत्म कराना है। महीना 2 महीना में कुछ नहीं हो सकता। महीना 2 महीने सिवाय बेवकूफ़ के और कुछ नहीं बनाया जा सकता आपको। कोई भी आपको अगर कह रहा है कि हम आपको 2 महीने में ये बना देंगे, तो आपको क्या बना रहा है? बेवकूफ़ बना रहा है। आपको तैयारी करने के लिए समय देना होगा। ऐसा समय ही तो नहीं है, ऐसा सब ज्ञान देंगे कि सर देखिए बाकी सब है अपने पास, बस क्या नहीं है? समय नहीं। बेटा जब अपने भविष्य के लिए समय नहीं, क्या करोगे समय का? अपने लिए तो हम मांग नहीं रहे। नहीं सर, समझिए बात को, हम 2 घंटा पढ़ेंगे, 4 घंटा पढ़ेंगे, 8 घंटा पढ़ेंगे, लेकिन देखिए समय नहीं दे पाएंगे ज़्यादा, तो कुछ होता नहीं। थोड़े दिन इधर थोड़े दिन उधर, तो घूम फिर के इधर उधर करते करते कुल मिला के वहीं नजर आएंगे, 3 साल बाद भी वहीं नजर आएंगे। लेकिन जो सब ऐसा दिखाते हैं कि बस आप कुछ छोड़ना नहीं, कैसे तो कसम खा के आते सर, कसम खा लिए अब नहीं छोड़, कुछ नहीं होता इससे। ये सब जोश अपने पास रखो। आपको समय देना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी, लगना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आप कहाँ कमज़ोर है कहाँ मजबूत है, आपको टकराना पड़ेगा। बकवास करने से कुछ नहीं होता। वो हमारे जैसे लोगों के सामने बकवास करेंगे तो हमको तो और मजा आने लगता है कि देखो कितनी अच्छी बात, सब बहुत जोश में आते हैं सब। ये कह रहा है कि सर वो 2 महीने बाद पेपर है पुलिस का, तैयारी करवा दीजिए। हम कह बेटा 2 महीने में नहीं हो पाएगा। नहीं सर, जोश है तो आदमी क्या नहीं कर सकता। तो भाई यार ये जोश तो बहुत बढ़िया लगा, तब तुम चले जाओ, बहुत सारी कोचिंग खुले, सब तुम्हारा बहुत इस्तेमाल कर लेंगे। 2 साल बाद फिर वही आया कसम खाते हुए, हम क्या तुम्हारे पास 2 ही महीने का समय था, तुम 2 साल बाद फिर घूमते नजर आ रहे हो। नहीं सर, थोड़ा सा रह गया था, इस बार नहीं छोड़ेंगे। तो यही होता है कि योजनाएं बनाते हैं बहुत शानदार शानदार, लेकिन जल्दी में हड़बड़ी। और जहाँ सब कुछ सही हुआ कि आपने पढ़ाई भी बहुत अच्छी की, तैयारी बहुत अच्छी हो गई,
वैकेंसी भी टाइम पर आ गई, फॉर्म भी भर दिया, लेट नहीं हुआ, नहीं होता फॉर्म भरने में ही लेट हो जाता है, फॉर्म में नहीं भर पाए एंड टाइम पर, एडमिट कार्ड भी आ गया, पेपर देने गए, पेपर भी शानदार हो गया। तो जब सब कुछ ठीक होगा, जब किस्मत के साथ आप 4 मजाक करेंगे तो किस्मत को लगता है कि आप बड़े मजाकी आदमी हैं, तो फिर किस्मत आपके साथ मजाक करना शुरू करेगी। तो जब सब कुछ ठीक हो गया, पता चला पेपर बढ़िया हो गया, पेपर दे के बाहर निकले तो पता चला पेपर भी लीक हो गया। तो जब आप 4 बार किस्मत के साथ मजाक करेंगे तो किस्मत क्या कहेगी, आप मजाक किया है, तो फिर वो मजाक करेगी। जब वो मजाक करेगी तो बहुत मजा आता है, नहीं, सबको मजा आता है। पहली बार के मजाक में आप मजे लेते हैं, दूसरी बार के मजाक में पूरी दुनिया आपके मजे लेती है कि देखो शुरू हो गया। तो इसीलिए किस्मत के साथ बिल्कुल मजाक नहीं, अपना जो काम है उसको बिल्कुल गंभीरता से कीजिए, उसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि उसको आपने हल्के में ले लिया तो फिर वो आपको हल्के में लेना शुरू कर देगा, पता चलेगा कि हल्के फुल्के आदमी, ठीक है। तो जब 4 बार किस्मत के साथ आप खेलेंगे तो किस्मत समझ जाएगी कि खेलना है, समझ गए। तो ये कहानी सब अपने पर ले लेते हैं। ये हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बता रहे थे, सब इमोशनल हो जाते हैं कि सर हम ही को बोल रहे हैं। ये किसके बारे में बता रहे थे, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, कि योजनाएं बनाता था बहुत बढ़िया बढ़िया एकदम दिल से, लेकिन योजनाओं को लागू करते समय बिल्कुल हड़बड़ी होती थी, और जब हड़बड़ी होगी तो फिर क्या होगी, गड़बड़ी होगी, और जहाँ सब कुछ सही होगा वहाँ पर किस्मत फूटेगी। तो बहुत सारी योजनाएं अच्छी थी, लेकिन हड़बड़ी की वजह से सब गड़बड़ हुई, और जहाँ सब कुछ सही था वहाँ इसकी किस्मत फूटी। तो कई सारी इसने योजनाएं बनाई जो इसकी असफल रही। कुछ योजनाएं इसकी लिख सकते हैं, लिखिए मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं, स्कीम्स, मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं। तो सबसे पहला लिख लीजिए राजधानी परिवर्तन की योजना, प्लान फॉर कैपिटल शिफ्टिंग, राजधानी परिवर्तन की योजना, कैपिटल। तो राजधानी परिवर्तन की इसकी योजना क्या थी कि उस समय जैसे क्या था कि दिल्ली थी, जैसे इंडिया की पोजीशन आप देखेंगे तो मोटा मोटी लगभग इस तरीके से है, ठीक। अब जो राजधानी इन सबों की क्या थी, दिल्ली थी। अब दिल्ली राजधानी जो थी वो बिल्कुल किनारे पर थी, दिल्ली कहाँ पर, बिल्कुल किनारे पर। अब किनारे पर होने की वजह से होता क्या था कि जो भी बाहरी हमलावर आता था तो सबसे पहले कहाँ घेरा डालता था, दिल्ली। कई बार हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोलों ने दिल्ली घेर लिया, तो अलाउद्दीन खिलजी था कि बच गए। बताया था ना कि मंगोलों का जब भी तगड़ा हमला होता था सुल्तान सही होते थे, निकल ले जाते थे। तो बाहरी हमलों का खतरा हमेशा कहाँ बना हुआ था, दिल्ली पर। और दूसरे कि अगर राजधानी हाथ से निकल गई तब तो फिर गए काम से। और दूसरे ये दिल्ली इधर होने की वजह से साउथ पर इन सबों का कंट्रोल नहीं था, दिल्ली सल्तनत वालों का पूरा कंट्रोल केवल कहाँ था, उत्तर में था, दक्षिण में ये लोग नहीं पहुंच पा रहे थे। तो इसने सोचा कि अगर हमारी राजधानी यहाँ होने के बजाय कहाँ हो, बीच में कहीं हो, तो उससे क्या होगा कि साउथ पर भी हमारा कंट्रोल अच्छा होगा, ठीक, और बाहरी हमलों से हमारी राजधानी क्या रहेगी, सुरक्षित रहेगी। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इसने मध्य भारत में एक शहर का चुनाव किया, देवगिरी। देवगिरी को अच्छे से बसाया गया, वहाँ पर महल, इमारतें, सड़कें, बाजार वगैरह सब विकसित किए, और देवगिरी का नाम बदल के उसने कर दिया दौलताबाद। क्या कर दिया, दौलताबाद। और फरमान जारी किया कि अब हमारी राजधानी दिल्ली से कहाँ जाएगी, दौलताबाद। तो लिख सकते हैं राजधानी परिवर्तन कहाँ से कहाँ तक, दिल्ली से दौलताबाद तक। तो दिल्ली से दौलताबाद तक राजधानी बनाने की इसने घोषणा कर दी। और दौलताबाद का पुराना नाम क्या था, देवगिरी। दौलताबाद का पुराना नाम देवगिरी। तो राजधानी कहाँ बनाया इसने, देवगिरी, यानी उसको नाम बदल के क्या किया गया, दौलताबाद। अब उसने फरमान जारी कर दिया कि अब से हमारी राजधानी दिल्ली से कहाँ जाएगी, दौलताबाद जाएगी। अब दिल्ली के सारे लोग कहाँ चलेंगे, दौलताबाद। सारे का मतलब सारे, इंसान, हाथी, घोड़े, टेबल कुर्सी सब चलेंगे, कुत्ते बिल्ली सब चलेंगे। जिसको चलना होगा चलेगा, जिसको नहीं चलना है वो भी चलेगा। तो जो खुद से जाना चाहता था वो खुद से गया, जो खुद से नहीं जाना चाहता था बोला उसका हाथ पैर बांधो और घसीट के लेके चलो। तो दिल्ली से 1400 किलोमीटर दूर, 1300 किलोमीटर दूर किसी का हाथ या पैर बांध के घसीटेंगे तो फिर क्या पहुंचेगा, हाथ बांध के घसीटेगा तो हाथ पहुंचेगा, बाकी शरीर घिस जाएगी।
पैर बांध के घसीटेंगे तो पैर पहुंचेगा, बाकी शरीर घिस जाएगी। तो किसी का हाथ पहुंचा, किसी का पैर पहुंचा, लेकिन पहुंचाया उसने सबको। जनता से बहुत प्यार करता था, छोड़ता किसी को नहीं था, सबको बटोर के पहुंचा दिया। इवन जब सेना दिल्ली से निकली तो इसके सिपाहियों ने जाके फिर जांच की, सिपाहियों को आदेश दिया कि देख लो कोई रह तो नहीं गया। तो गए तो पता चला 2 व्यक्ति थे, एक लंगड़ा था और एक अंधा था, 2 ही बचे हुए थे। अंधे की हत्या कर दी गई और लंगड़े का जो टूटा हुआ पैर था उसको घसीट के टूटे पैर से सब दौलताबाद तक पहुंचा दी। केवल टूटा पैर पहुंचा बेचारे का, बाकी सब खत्म हो गया रास्ते में। पहुंचाया सबको, सब पहुंचे। कुछ समय तक तो ठीक ठाक चला, लेकिन कुछ समय बाद यहाँ पे दिक्कतें शुरू हो गई। दिक्कत क्या शुरू होगी कि पहली बात तो मौसम, दिल्ली का जो मौसम है, उत्तर भारत का ऐसा मौसम होता है ना, हर 2 महीने बाद चेंज। जैसे भी कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, भयंकर ठंड, फिर मौसम बदला, फिर क्या होगी, गर्मी, भयंकर गर्मी, फिर बारिश, खूब बारिश, फिर। तो हमें हर 2 महीने बाद चेंज की आदत। हम 2 महीने एक मौसम में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जैसे ठंड पड़ी, अच्छा लग रहा है, ठंड पड़ रही है, जब कड़ाके की ठंड पड़ने लगा कि अब खत्म हो जाए जल्दी जल्दी, फिर गर्मी अच्छा लग रहा है, फिर धीरे धीरे गर्मी कब खत्म हो जाए। तो हर 2 महीने बाद चेंज की आदत है हमें, हर 2 महीने बाद चेंज होना चाहिए, ये हमारी आदत। अब दक्षिण भारत का बिल्कुल नमी वाला मौसम, वहाँ मौसम एक ही रहता है पूरे साल, गर्मी, उमस वाली जो गर्मी होती है ना जुलाई अगस्त में, पसीना खूब होता है, सूखता नहीं, बिल्कुल उमस भयंकर। तो उमस वाली गर्मी थी, मौसम बदला ही नहीं। तो दिल्ली का मौसम अलग था, हर 2 महीने बाद चेंज। यहाँ पर एक ही मौसम 6 महीने तक रह गया। लोगों की आदत बदली, बदल गया मौसम, अरे बदला नहीं मौसम, और इनकी आदत क्या थी, चेंज करते, बीमार पड़ने लगे, तबीयत खराब होने लगी। दूसरी बात कि जब सुल्तान दक्षिण में पहुंचा तो फिर दक्षिण के मामलों में उलझा, जब दक्षिण के मामलों में उलझा तो उत्तर वाले इसके हाथ से निकलना शुरू कर दिए। तो दक्षिण पर कंट्रोल करने के चक्कर में क्या निकल गया, उत्तर। इसके समय में सोचिए सबसे ज्यादा विद्रोह हुए थे, 34 विद्रोह अकेले मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुए थे। तो उत्तर वाले विद्रोह करके अलग होना शुरू हो गया, लगा कि अब सुल्तान दक्षिण गया, अब उत्तर लौट के आएगा नहीं। तीसरी समस्या राजधानी की थी। जैसे अब राजधानी कहाँ कर दी, यहाँ पर। पहले क्या था कि राजधानी किनारे पर थी, तो बिल्कुल किनारे पर क्या था कि सेनाएं पूरी होती थी, तो जो बाहरी हमलावर आता था तो यहीं से पूरी ताकत के साथ उसको वापस कर देते थे। अब क्या था कि जब तक अंदर बाहरी हमलावर आए, जब तक यहाँ तक सेना तक खबर पहुंची राजधानी तक, तब तक वो क्या होते थे, बहुत अंदर आ जाते थे। अब अंदर आ गए, अब इनको बटोर बटोर के निकालना ये बड़ा मुश्किल काम। किसी को आप बाहरी बाहर लौटा दीजिए, वो ज्यादा सही है, बटोर बटोर के निकालिए पकड़ के, कौन सा ज्यादा सही है, बाहरी बाहर। तब इसको लगा कि यार ये फैसला थोड़ा सा गड़बड़ है, तो वापस फिर दौलताबाद से दिल्ली। ठीक, तो वापसी में भी कोई ये नहीं कहेगा कि हमको माई बाप दौलताबाद रहने दीजिए, बड़ा मजा आ रहा है। वापसी में भी किसी का हाथ पहुंचा, किसी का पैर पहुंचाया, लेकिन पहुंचाया उसने सबको, छोड़ता किसी को नहीं था। अच्छा आदमी था, जनता से बहुत प्यार करता था, वो सबको लेके गया, सबको लेके आया। उसी में इसका एक दरबारी था, उसके दादा बीमार थे, तो वो लेके जाने के मूड में नहीं था। उसने रिक्वेस्ट की कि हुजूर दादा बीमार है, उनको छोड़ दिया जाए, लेकिन वो नहीं माना, बोले इसे नहीं लेके जाओगे, घसीट के लेके जाएंगे। तो फिर फाइनली उसके दादाजी मर गए। वो लेखक था, उसने फिर कस के लिखा इसके बारे में, बढ़िया से लिखा। चलिए खैर, तो ये योजना थी इसकी अच्छी, लेकिन सही जगह का चुनाव नहीं हुआ, सही मौसम, सही एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, इसलिए इस अच्छी योजना भी क्या हो गई, फ्लॉप हो गई। ऐसे ऐसे करके कई सारी उसने योजनाएं बनाई जो फ्लॉप है। उसके बारे में हम लोग अगली क्लास में चर्चा करते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, बने रहिए हमारे साथ।